नमस्कार साथियों, काफ़ी दिनों के बाद आज फिर अपन हाजिर हैं। थोड़ा सा दीपावली के कामों में और घरेलू कामों में थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण आपको टाइम पर वीडियो हम नहीं दे पाए, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अब जो आपका जब तक आपके बैक एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक हम आपके साथ रेगुलर तरीके से वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आपकी जो तैयारी है उसको अच्छी प्रकार से तेज कर देंगे। ठीक है, आप रेगुलर चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपके सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक हैं तो आपके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। देखो, आपके बैक एग्जाम जो होगा उसमें 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, 3 सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अगर आपके बैक है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में अगर आपके बैक हैं तो 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 कौन कौन सी हैं? तो एक तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 38 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे, साथ ही साथ आपसे वह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देने होंगे। इसलिए टोटल 50 क्वेश्चंस आपके बैक एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए आपको तीनों सब्जेक्ट से तैयारी करनी है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, इस क्लास में यानी कि ये जो सीरीज मैंने चलाई है इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, यह पेपर है, यह आंसर की है जो मैं आपको हल करवा रहा हूं। इस आंसर की को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। रेगुलर तरीके से अपन 500 क्वेश्चंस करने वाले हैं। यह 500 क्वेश्चंस आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए क्लास को, सीरीज को आप रेगुलर तरीके से ज़रूर देखें। ठीक है, अब अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। ठीक है, अगर आपकी कोई भी समस्याएं हैं तो आप जरूर कमेंट में लिख देना, कोई परेशानी है तो कमेंट में जरूर आप लिख देना। ठीक है, चलिए, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के साथ वाउंड क्यों? देखिए क्या होता है कि डीसी सीरीज जो मोटर होती हैं उसके अंदर जो सीरीज वाइंडिंग होती है उसकी जो तार है ना उसको मोटा बनाया जाता है, मोटे तार का होता है और कम टर्नों का होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मोटे तार का क्यों बनाया जाता है। मोटे तार का बनाने का कारण यह है कि वो जो वाइंडिंग, जैसे कि ये होता है आर्मेचर, और आर्मेचर में जितना भी करंट होता है वही क्या होता है यहाँ पर सीरीज वाइंडिंग के अंदर से निकलकर और लोड तक जाता है। तो जो लोड करंट लेगा यानी कि जो लोड रहेगा मोटर के ऊपर, जो लोड रहेगा उस हिसाब से आर्मेचर करंट लेगा। आर्मेचर जो करंट लेगा वही वाइंडिंग के अंदर से उसको गुजरना पड़ेगा। अगर वाइंडिंग पतले तार की होती तो उतना करंट नहीं झेल पाती, इसलिए उसको मोटे तार का बनाया जाता है। तो लोड करंट को ले जाने के लिए ही क्या किया जाता है, श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार का बनाया जाता है। बात अगर समझ में नहीं आई है तो रिवीज कर वीडियो को फिर से सुन लेना, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ। तेज बोलने का कारण ये है कि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, इसलिए कुछ बातें आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिवीज कर लेना, नहीं तो आप 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि 2 नंबर है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं 2 चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या? देखिए, हमेशा इंसुलेशन प्रतिरोध 2 तारों के बीच जो होता है, यानी कि चालकों का मतलब तार, यानी कि 2 चालकों के मध्य जो इंसुलेशन होता है और इंसुलेशन का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, तो वह 1 मेगा ओम से अधिक होता है। 1 मेगा ओम से अधिक होता है, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा, 1 मेगा ओम से अधिक। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंसुलेशन का प्रतिरोध किससे मापा जाता है, तो ये भी याद रखना, इंसुलेशन का प्रतिरोध जो होता है वह मेगर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है ना, मेगर जो कि होता है ओम मीटर, उच्चतम ओम मीटर होता है, ये आप ध्यान रखना। साथ ही साथ वाइंडिंग का नाम क्या है, वाइंडिंग का नाम पूछा है, वाइंडिंग को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए और इसको माइंड में छाप लीजिए। ठीक है, क्योंकि यह चित्र वाले क्वेश्चनों को आपको माइंड में छापना ही पड़ेगा।
क्वेश्चन से यहाँ पर आंसर जो है तिरछी वाइंडिंग यानी कि स्क्यू वाइंडिंग इसको कहा जाता है। साथ ही साथ इसको आप याद रखना, ठीक है ना। वाइंडिंगों के बारे में सभी के बारे में पूछा जाता है, इसलिए वाइंडिंग से संबंधित सारे क्वेश्चनों को आपको ज़रूर याद करना है। कन्वर्टर का नाम क्या है? यहाँ पर कन्वर्टर शब्द आया है, यह रेक्टिफायर भी है, इसको रेक्टिफायर भी कहते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कन्वर्टर दिया है क्योंकि कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर क्या भी कहते हैं, इसको रेक्टिफायर भी कहते हैं, जो कि एसी को किस में बदलता है? एसी को किस में बदलता है? डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इसलिए यहाँ पर कन्वर्टर नाम दिया गया है। अभी कौन सी एसी को कन्वर्ट कर रहा है? तो यहाँ पर 3 फेज एसी है, 3 फेज लाइन है, 3 वायर है तो 3 फेज है। 3 फेज लाइन को यहाँ पर क्या किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? डीसी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यह 3 फेज कन्वर्टर है, ये ध्यान रखना, एसी को डीसी में बदलने वाला। तो यहाँ पर देखिए नाम कुछ अलग है, ऑप्शन मैंने पहले देखे नहीं थे, अभी देखे तो यहाँ पर नाम कुछ अलग है। देखिए यहाँ पर मेटल रेक्टिफायर नहीं है, ये मेटल रेक्टिफायर वो होता है जो धातु के रेक्टिफायर होता है, तो मेटल नहीं है। यहाँ पर है रोटरी कन्वर्टर, तो रोटरी कन्वर्टर भी यह नहीं है। रोटरी कन्वर्टर क्या होता है? जिसमें रोटर घूमते हैं, अंदर घूमते हैं रोटर, कुछ पार्ट्स घूमते हैं, वही रोटरी कन्वर्टर होता है। तो यहाँ पर घूमने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। मरकरी आर्क दृष्टकारी ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टकारी है। सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टकारी क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें जो डायोड्स लगे हुए हैं ना, 1 डायोड, 2 डायोड, 3, 4, 5 और ये 6 डायोड लगे होते हैं। इसके अंदर कितने डायोड लगे होते हैं? 6 डायोड लगे होते हैं। 6 डायोड जो हैं सारे के सारे SCR है। SCR क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या है? ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। देखिए मैं सारी के सारी जानकारी आपको साथ साथ इसलिए दे रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी तरीके से अगर पूछा जाए तो आप उसका अच्छी तरीके से आंसर दे सके, वरना आंसरों के जवाब देना और क्वेश्चनों को करवाना फटाफट हो जाते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन मतलब कुछ नहीं है। इसलिए थोड़ा सा समझ के पढ़ो तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पर यह आपके सामने जो चित्र है ना, ये क्या है? पहले तो आप इसके बारे में जान लें कि यह चित्र किसका है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चित्र है ये कम्यूटेटर। ये क्या है? कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर का काम क्या होता है? तो एसी को डीसी में बदलना होता है। क्या एसी को डीसी में ही बदलना होता है? नहीं, एसी को डीसी में तो बदलता है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि यह डीसी को एसी में भी बदल सकता है। एसी को डीसी में कब बदलता है? तो एसी को डीसी में तब बदलता है जब मोटर या जनरेटर मशीन जो होती है वह जनरेटर के रूप में कार्य करे। और डीसी को एसी में कब बदलता है? जब मशीन है ना जो मोटर के रूप में कार्य करे। मशीन जो होती है वह मोटर के रूप में जब कार्य करती है, मोटर की तरह चलती हैं, तब तो वह डीसी को एसी में बदलता है यह। और जब जनरेटर के रूप में चलती है तब एसी को डीसी में बदलता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग, तो ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं? तो यह होता है राइजर। क्या होता है? राइजर। इसके बारे में और जाने तो यह है कि इसको किसका बनाया जाता है? तो हार्ड ड्रोन यहाँ पर जगह नहीं है, बोल देता हूँ, समझ लेना। हार्ड ड्रोन कॉपर का यह बनता है पूरा कम्यूटेटर, यानी कि तांबे का बनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो भाग है एक्स भाग, ये राइजर है, ये ध्यान रखना। क्या है यह? राइजर। तो यहाँ पर है कम्यूटेटर राइजर, ठीक है। रेजर नहीं होता है, यहाँ हिंदी कन्वर्टर गलत है, यहाँ पर होता है राइजर, ठीक है। ब्रश क्या होता है? तो ब्रश कार्बन के बनते हैं, ये भी आप ध्यान रखना साथ ही साथ। और ये जो ब्रश होते हैं ना, ये यहाँ पर चिपके हुए रहते हैं किसके? कम्यूटेटर के। जब कम्यूटेटर घूमता है तो यहाँ पर सप्लाई ब्रशों के द्वारा बाहर निकाली जाती हैं या मोटर के अंदर दी जाती हैं, ठीक है। कम्यूटेटर खंड क्या होते हैं? तो यहाँ पर जो ये कटे हुए भाग है ये कम्यूटेटर खंड है, और इनकी आकृति कैसी होती है? तो वी प्रकार की होती है, और इनके बीच में जो भरा जाता है वह अभ्रक भरा जाता है, यानी कि माइका भरा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? होल्डिंग कॉइल होती है एनवीसी। एनवीसी में धारा सीमा क्या है? एनवीसी में धारा सीमा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन से निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो
डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। निरंतर गति यानी कि एक समान गति के लिए किस मोटर का प्रयोग करते हैं, समान गति के लिए यहाँ पर डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा गति थोड़ा सा डाउन तो होता है लेकिन न के बराबर डाउन होता है, ये आप ध्यान रखना। ये भी आप ध्यान रखना है इस मोटर के साथ। यहाँ पर देखिए डीसी शंट मोटर को आप लोड पर स्टार्ट कर सकते हैं, लोड पर स्टार्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, लोड पर स्टार्ट नहीं करते यानी कि आप पहले लोड डाल देंगे फिर चलाएंगे तो मोटर नहीं चलेगी, जाम हो जाएगी। इसलिए पहले लोड हटाएं, उसके बाद में मोटर को चलाएं, फिर उसके बाद में लोड डालें। तो लोड पर किसको चलाया जाता है, तो डीसी श्रेणी मोटर को चलाया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आर्क वेल्डिंग के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक का नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, तो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज डिवाइडर होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन से 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की आरपीएस में गति की गणना करें। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पर आरपीएस लिखा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी बार आरपीएम भी लिखा होता है। तो यहाँ पर आरपीएम लिखा हो ना तो मिनट में निकालना होता है, और यहाँ पर एस लिखा हुआ तो सेकेंड में निकालना पड़ेगा। निकालना क्या है, गति निकालना है, क्योंकि ये आरपीएम क्या है, गति है, गति निकालनी है। तो गति निकालनी है तो गति का फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला जो होता है एन बराबर 120 इंटू एफ बटा पी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है, इसको आप ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या है, तो फिर से लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला जो है वह यहाँ लिख देते हैं कि n बराबर 120 इंटू एफ बटा पी है। ठीक है ना। फॉर्मूले के हिसाब से अपन मान रखते हैं, तो 120 इंटू एफ कितना दिया है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ट्ज, 50 बटा पोल कितने हैं अपने पास, पोल 2 हैं। हल करेंगे तो इससे यहाँ पर काटते हैं अलग कलर से ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। 2 से काटते हैं अपन 120 को तो 60 बार कटेगा, 60 को अपन गुणा करेंगे 50 से तो क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। लेकिन काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर 3000 आ गया तो आंसर 3000 करके आ जाएंगे, और यही फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो मान आया ना ये आरपीएम में आया, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्टली कौन सा मान निकालता है, आरपीएम वाला निकालता है। लेकिन अपन को पूछा क्या है, यहाँ पर आरपीएस पूछा है, आरपीएस पूछा है यानी कि सेकेंड में पूछा है। तो जब 1 मिनट में मोटर 3000 घूम रही हैं तो 60 सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड में कितना घूमेगी, यानी कि 1 मिनट का मतलब कि 60 सेकेंड में मोटर 3000 घूम रही हैं तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगी, तो 1 सेकेंड में घूमने के लिए अपन 60 का भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 300 कटेगा, 6 से कितनी बार कटेगा, 50 बार कटेगा, भाग देना 50 आएगा। इसलिए यहाँ पर 50 कम्प्लीटली सही आंसर है, 50 आरपीएस आपका यहाँ पर कम्प्लीटली सही आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो 2 बार देख लेना, आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है अगला, 3 कला प्रेरण मोटर किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की जो गति होती है ना वही क्या होती है, तुल्यकालिक गति होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की गति को घूमते हुए कोई क्या कहते हैं, तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनस गति कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सबमर्सिबल पंपों को रिवाइंड यानी कि जो वाइंडिंग है ना उसको रिवाइंड करना है, जल गई है मोटर को उसको वापस से वाइंडिंग करना है, उसको कहा जाता है रिवाइंड। तो रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है, तो देखिए सबमर्सिबल पंप क्या होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर होने के कारण शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है, इसलिए पीवीसी कवर तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है। एक आता है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर जो होता है यह पंखे हैं, आपके घरेलू पंखे या जो ऊपर की जो मोटर होती है ऊपर वाली, जो आप नल का जो पानी आता है उसको खींचने के लिए टंकी तक पहुंचाने के लिए जो मोटरें प्रयोग करते हैं उनके लिए
इनके लिए जो मोटर प्रयोग करते हैं, इनके लिए जो तार आता है अंदर वाइंडिंग का, वह सुपर एनेमल्ड आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर की घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। अगर आप घड़ी की दिशा में नहीं चलाओगे, यानी कि तो क्या होगा कि घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। तो घड़ी की दिशा में अगर आप डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, तो डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में इसलिए चलाया जाता है क्योंकि उसका अवशिष्ट चुंबकत्व जो है वो खत्म ना हो, वरना अवशिष्ट चुंबकत्व अगर खो देगा तो जनरेटर करंट नहीं बना पाएगा। अगर आप उल्टा चलाओगे तो जनरेटर क्या नहीं कर पाएगा, एक तो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व भी खत्म हो जाएगा, फिर वह करंट उत्पन्न नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और अवशिष्ट चुंबकत्व जब खो जाता है तो उसको वापस से बनाने के लिए क्या करते हैं, बाहरी स्रोत यानी कि प्रत्यक्ष उत्तेजित की तरह कार्य किया जाता है। पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है, यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ। पिच कारक यानी कि वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच होता है, ध्यान रखना, वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गोंद का क्या नाम है, ये क्या है, तो ये क्या है, ये है ग्रोमेट। इसको क्या कहते हैं, ग्रोमेट कहते हैं, ध्यान रखना क्या है, यह आकृति ग्रोमेट की है। ये कैस्केड प्रणाली है। तीन कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है, ये गति नियंत्रण विधि कौन सी है, ये कैस्केड है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए समझो, तो यहाँ पर 3 फेज सप्लाई दी गई है मोटर के अंदर, और मोटर के रोटर से वापस से ब्रश के द्वारा, स्लिप रिंगों के द्वारा 3 वायर निकाले गए हैं, और इन 3 वायरों को वापस से दूसरी मोटर में सप्लाई दी गई है। तो यही कौन सी विधि है, कैस्केड विधि है, ध्यान रखना है। इसका कैस्केड देखते ही बोल देना कैस्केड संचालन विधि है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए सेकल इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। पिछले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया था। VF यानी कि वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ड्राइव में, सॉरी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में IGBT क्या है, तो IGBT के बारे में पूछा है, तो ये इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है, तो लिफ्ट सर्किट में, ठीक है, कौन से में, तो लिफ्ट सर्किट में क्या किया जाता है, लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है, तो कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है, कम्यूटेटर खंड में क्या कर देता है, स्पार्क को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यही कौन सा इंसुलेटर है, OH यानी कि ओवर हाई टेंशन लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है, तो यह सेकल इंसुलेटर है, ये ध्यान रखना, सेकल इंसुलेटर है, और इसी को ही समाप्ति पर प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, इसी को ही समाप्ति पर प्रयोग करते हैं। तो ये कौन सा इंसुलेटर है, सेकल इंसुलेटर इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर के योग बनाने के लिए जिस धातु का उपयोग करते हैं वह होती है रोल्ड स्टील। कौन सी स्टील होती है, रोल्ड स्टील होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि एक अल्टरनेटर में लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 वोल्ट से 660 वोल्ट तक बढ़ जाता है, तो वोल्टेज विनिमय प्रतिशत में गणना कीजिए। लोड पर 480 है और लोड हटा दिया, देखिए लोड हटा दिया जाता है, तो जब लोड होता है तब तो 480 होता है, यानी कि फुल लोड पर कितना होता है 480, और नो लोड पर कितना होता है, तो नो लोड पर कितना होता है, तो 660 होता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, इसको हल कैसे करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड इनटू 100, यह फॉर्मूला है, ध्यान रखना। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड वोल्टेज इनटू 100, ठीक है। अब हल करते हैं अपन, इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। हल करेंगे तो नो लोड लिखेंगे, नो लोड कितना है, नो लोड है 660 लिखेंगे,
बटा माइनस करेंगे और फिर क्या लिखेंगे फुल लोड है अपने पास 480, क्योंकि लोड पर वोल्टेज क्या हो जाता है ड्रॉप हो जाता है। और यहाँ पर उसके बाद में लिखेंगे नीचे फुल लोड, तो फिर लिखेंगे 480 और उसके बाद में कर देंगे इनटू किससे 100 से। इसके बाद में इसको हल करते हैं तो देखिए 660 में से 480 अगर अपन घटाते हैं तो कितना बच जाता है। 660 में से 480 को अपन को क्या करना है घटाना है, तो कितना बच जाएगा 0। 16 में से 8 गया तो क्या बच गया 8 बच गया। और यहाँ पर 5 में से 4 गया तो कितना बच गया 1 बच गया। और नीचे रह गया 480 और यहाँ पर इनटू क्या आ गया 100। अब इसको हल करना है, 0 से 0 कट ही जाएगा। अब देखिए इसको काटते हैं अपन, तो 6 से काटेंगे, 6 से कटेगा ये 3 बार 6 × 18 होता है और 6 से कटेगा 7 से 8 से 48, ये कट गया है ना। अब 100 को अपन गुणा करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 300। 300 बटा 8 आता है, इसको हल कर लेते हैं। 300 बटा 8 आया है, 300 बटा 8 इसको हल करते हैं तो 1 8 2 16 3 8 24, 3 8 24 हो गया। बच कितना गया 6, फिर देंगे भाग तो 1 8 2 16 3 8 24 4 32 5 8 40 6 48 7 8 56 होता है। 37 आ चुका है और 37 किस ऑप्शन में अपना बी ऑप्शन में है। तो यही अपना क्या आएगा कंप्लीटली सही आंसर आएगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज कर देख लेना, समझ में आ जाएगा। दोबारा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो बांस का उपयोग करते हैं, बम्बू, जिसको क्या कहते हैं बम्बू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो अभी आपको मैंने बताया था और अभी अपन ने इससे संबंधित सवाल भी किया था। तो क्या है सिंक्रोनस स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है 120 × F/P, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन में ही दिया है। अगला क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन रहेगा आज का, जिससे आपके क्वेश्चन से चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है। चरणबद्ध यानी कि क्या होता है चरणबद्ध यानी कि स्टेपेड वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय यानी कि एक्टिव कर रहा है। तो वह होता है ऑटोस्टेट। क्या होता है ऑटोस्टेट। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन कर सकते हैं, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक आप पढ़ लें, याद कर लें। ठीक है, यहाँ पर अपन ने 25 क्वेश्चन आज फिर कर लिए हैं। ये क्लास तीसरी क्लास थी, यानी कि आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके से अपन 500 क्वेश्चनों को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ठीक है, फ़ायदा आपका ही है। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना। लाइक करने से फ़ायदा ये होता है कि हमें मोटिव मिलता है, इंप्रेशन बढ़ता है, आपको चीज़ें अच्छी लगती है तो हमें अच्छा लगता है, इसलिए आपके लिए और अधिक मेहनत करने का हमारा मनोबल बढ़ता है। इसलिए आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और अपने मित्रों तक जरूर इसको शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।